नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे पूर्वांचल में मोदी और पश्चिम यूपी में अखिलेश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर एम्स, फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर जांच केंद्र का उद्घाटन किया है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर पहुंचकर विकास की सौगात देकर पीएम मोदी ने 2022 के चुनावी माहौल को और तेज कर दिया। गोरखपुर से पीएम मोदी ने अखिलेश पर वार कर कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती चाहिए, ये यूपी के लिए रेड अलर्ट है। तो उधर अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि लाल का इकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। साथ ही यूपी के दंगल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मेरठ की चुनावी रैली में सपा और आरएलडी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। और आज के शो में इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बयानबाजियां तो आज बहुत ज्यादा देखने को मिली, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से पीएम मोदी ने पूर्वांचलियों को एम्स की सौगात दी है, उसका इम्पैक्ट यूपी के दंगल में कितना पड़ेगा? देखिए, पूर्वांचल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा पूरा स्टेक लगा हुआ है जी। योगी आदित्यनाथ चूंकि पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं कि चारों खाने चित करना अत्यंत ही आवश्यक है, ताकि वो बाकी जगह जो उसको बीजेपी को नुकसान हो, जैसे कि वेस्टर्न यूपी में ये जो दूसरी खबर आपने दी है उसकी वजह से जो कुछ भी हो सकता है वो वहाँ पे मैनेज हो जाए। सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में विकास का काम किया है, आपको याद होना चाहिए कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका था। जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ ढंग के अस्पताल नहीं थे। अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, लेकिन एक्सरे के अलावा कोई दूसरी सुविधा नहीं थी। वहाँ पे कोई एमआरआई नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं। कोई भी बड़ा बीमारी किसी को लग जाए तो सीधे वहाँ से लोग बनारस या लखनऊ भागते थे जान बचाने के लिए। इस परिस्थिति को बदला जा रहा है। दूसरी तरफ अच्छे हॉस्पिटल के साथ साथ जिस हिसाब से प्रधानमंत्री के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्यक्रम दिया गया है, उससे भी लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। अब आप देखिए कि गरीबों के लिए, एक तो इलाका गरीब है और गरीबों के लिए जिस हिसाब का एक इसको कह सकते हैं कि बहुमुखी विकास की जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो गैस चूल्हा देना हो, चाहे वो बाथरूम बनाना हो, चाहे वो घर बनाना हुआ है, कच्चे मकान को पक्का करने की व्यवस्था हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो तमाम तरह की चीज़ें जो सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैं, उससे एक बात तो है कि गोरखपुर से लेकर के पूरे जो पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी की सरकार ये लोगों को राहत पहुंचाती है, काम करती है। इसमें तो कोई दो राय, कोई आपके विपक्षी भी ये बात कहेंगे। हम लोगों ने कई बार पूर्वांचल का दौरा किया है। अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपको मौका लगेगा लोगों के पास जाने का, पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम करने का। आपको मालूम चलेगा कि इवन मुस्लिम लोग जो बीजेपी को कतई वोट नहीं देंगे, वो भी इन सवालों के ऊपर वो बताते हैं कि भाई हाँ, पहले हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं था, अब है। पहले हमारे मकान कच्चे थे, अब सरकार की योजनाओं के तहत हमारे मकान जो है वो पक्के हो गए हैं। वोट ना डालें, लेकिन ये जो परिवर्तन है वो सबको नज़र आ रहा है कि हर घर में बिजली भी पहुंच गया, हर गांव में बिजली भी है, गैस का चूल्हा भी घर। तो ये सारी चीज़ें एक माहौल क्रिएट करती हैं कि भाई ये काम करने वाली सरकार है, इन लोगों ने बहुत काम किया। अब ये बात और है कि भाई कास्ट के लाइन पे, तो धर्म के नाम पे, चाहे जैसे वो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन आपने जो सवाल किया कि ये जो इस तरह की योजनाओं का जो फायदा वो एक चीज़ में होता है कि आप विपक्षियों के प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं होते।
अब जैसे बिजली है कहीं, किसी इलाके में बिजली है, उस गांव में कोई नेता जाकर के कहे कि भाई पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली आ गई, हमने कराया, या ये कहे कि भाई बिजली पहुंची, किसी के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जो आम जो बेसिक नीड्स होती हैं उसी के ऊपर तो राजनीति होती है, जिसको समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा था कि रियल इश्यूज को भटकाना चाहती है। तो भाई रियल इश्यूज आप उठाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी रियल इश्यूज पे बात नहीं कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, तो आप रियल इश्यूज उठाओ। गांव में जाकर के आप गांव को कहो, गांव वालों को कहो कि भाई सरकार ने कुछ नहीं किया। जब आप ये बात कहेंगे, जब विपक्ष ये बात कहेगा कि सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो ये बात गले के नीचे किसी के नहीं उतरेगी। इतना फायदा इस विकास के परियोजनाओं से जरूर होता है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी जब भी बोलते हैं तो सभी की निगाहें टिकी रहती हैं कि क्या बोल रहे हैं अपने संबोधन में। आज पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सीधा सीधा सपा को टारगेट किया, कहा है कि लाल टोपी वालों को बस लाल बत्ती चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान, आप ये समझिए कि आजाद भारत के जो सबसे बेस्ट कैंपेनर हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, और चुनाव में उनको मजा आता है। बिना चुटकी लिए, बिना कटाक्ष किए, बिना हमला किए उनको बेचैनी होती है, कब तक वो करेंगे। वो और ओरेटर भी तो वैसे ही है। और आपने देखा, आपने सही इस पॉइंट को आपने अच्छा पकड़ा कि अब तक प्रधानमंत्री अटैक नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे थे। वो आते थे, परियोजनाओं के बारे में बात करते थे, ये करते थे, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। और अचानक से आज लाल टोपी को उन्होंने टारगेट किया। वीडियो अगर आपने देखा होगा, बच्चे की भांति योगी आदित्यनाथ वहां ताली बजा रहे थे कि ये सही आपने पकड़ लिया। क्या कहा उन्होंने, और ये देखिए, यही मैं कहता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन है, कैंपेन की जो डिजाइन है। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि जिस गाड़ी में होता है सपा का झंडा, मान लो, समझ लो कि उसके अंदर बैठा है कोई बहुत बड़ा गुंडा। यही कहा था ना। और आज झंडा के बाद टोपी का नंबर आ गया कि जो लाल टोपी वाले लोग हैं वो बेसिकली यूपी के लिए रेड अलर्ट है। ये सिर्फ सत्ता के लिए सारा काम कर रहे हैं, और ये लाल टोपी वाले ये यूपी का विकास नहीं करेंगे, ये अपनी जेबें भरेंगे। ये भ्रष्ट हैं, ये गुंडे हैं, ये रेड अलर्ट वाले किस्म के लोग हैं। अगर ये आ गए तो यूपी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये लाइन इन्होंने आज ड्रॉ कर दी। कल मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से बहुत सारे यंग लड़के, उनको मिल जाता है वो झंडा, तो वो लगा लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कमिटेड लोग हैं, शौक में उनको बीजेपी का मिलेगा वो बीजेपी का लगा लेंगे, बीएसपी का मिलेगा बीएसपी का लगा लेंगे, समाजवादी। योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद कि उसके जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा कोई नामी गुंडा, तो कई सारे यंग जो है अब समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने से बचेंगे। आज लाल टोपी को टारगेट कर दिया गया, तो लाल टोपी पहनने में भी लोग हिचकेंगे, अनटिल अनलेस वो हार्डकोर समाजवादी का पार्टी का कार्यकर्ता हो। जैसे आप दिल्ली में देखिए, एक बार अरविंद केजरीवाल का जब आया था, तो कोई भी वो लोग अरविंद केजरीवाल के वो टोपी बांटा करते थे, है ना, मैं भी केजरीवाल, है ना, मैं भी केजरीवाल, हमें चाहिए स्वराज। तो स्वराज तो गया तेल बेचने, लेकिन टोपी सब लोगों ने पहन लिया कि कोई भी जा रहा है टोपी पहन लिया, ऑटो वाले को आपने दे दिया, आपने टोपी पहन लिया। तो वो एक अलग तरह का इमेज क्रिएट करता है कि भाई इतने सारे समर्थक हैं, इतने सारे समर्थक हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो लाल टोपी के बारे में कह दिया कि रेड अलर्ट है, तो अब कई सारे जो न्यूट्रल लोग हैं, जो हार्डकोर समर्थक नहीं है, वो लाल टोपी अब नहीं पहनेंगे। तो आप देखिए कि किस किस तरीके से वेल प्लान्ड होकर के आप अटैक मोड में जाते हैं। राजनीति का एक बेसिक फॉर्मूला है, जो पहले अटैक करेगा, जो
चुनाव के दौरान नैरेटिव को सेट करेगा वही जीतेगा। जो रिस्पॉन्ड करेगा, जो जवाबी कार्रवाई करेगा, जो जवाब देता घूमता रहेगा, वो चुनाव में पीछे चला जाएगा। ये अक्लमंदी भारतीय जनता पार्टी में शुरू से है। हर चुनाव में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री एजेंडा सेट करके चले आते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं भाई प्रधानमंत्री जाते हैं, भाषण देते हैं, वहाँ पे कैंपेन करते हैं, बहुत सारी रैलियाँ करते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। माहौल बदलने का मतलब क्या है? माहौल बदलने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी भाषण देते हैं वो एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। बाकी विपक्ष के लोग जो हैं वो पीछे पीछे उसकी जवाबी कार्रवाई में लगे रहते हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब तो रेड टोपी वाले भी अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ रेड टोपी वालों को बहुत मिर्ची लगी है। तुरंत अखिलेश यादव का पलटवार आता है। वो कहते हैं कि बीजेपी को अलर्ट रहना चाहिए बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से, रोजगार से। तुरंत उन्होंने पलटवार किया है। देखिए ठीक है, ये मुद्दे उनको उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि जब आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे तो आपने किस तरीके से बेरोजगारी हो या हेल्थ हो या एजुकेशन हो या दंगे हो, सेक्युलरिज्म हो, उसके लिए आपने क्या किया। आप आज वेस्टर्न यूपी में थे, मुस्लिम बहुल इलाका है ये, कई सारी कंस्टिट्यूंसी वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स जो है 50% से ज़्यादा हैं। आप वहाँ जाकर के आप ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में अगर ज़रा सा भी कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा वो तो पूछेगा कि भाई जब तुम्हारी सरकार थी तो ये सैकड़ों में, एक दो नहीं सैकड़ों में, गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, दंगे कैसे हो गए। जिसको आप कह रहे हो कि भाई ये कम्युनल आदमी है, ये योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ है, उसके रिजिम में दंगे नहीं। तुम कहते हो कि मैं मुसलमानों के हितैषी हूं और इतने सारे दंगे। पहले ही साल में सेंचुरी मार दिया था अखिलेश यादव की सरकार आते ही, सेंचुरी। वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे ही सरकार आई मुसलमानों को लगा कि उनकी सरकार आ गई, बवाल मचना चालू हो गया, गुंडे सड़क पे आ गए, जहां कहीं छोटी छोटी-मोटी घटना होती थी। ये चीज मायावती की सरकार में नहीं होती। मायावती जब मुख्यमंत्री रहती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर वो टाइट करके रखती हैं। इतना बड़ा फैसला आया बाबरी मस्जिद के ऊपर, जब हिंदुओं की जीत हो गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, कहीं एक पत्थरबाजी तक नहीं हुई। मायावती मुख्यमंत्री थी। अखिलेश यादव के दौरान अगर होता इस तरह का फैसला ले लिया गया होता तो बवाल मच गया होता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई एक वर्ग को, एक समुदाय को जो है वो उसको पूरा प्रोटेक्शन अखिलेश यादव की सरकार देती है। तो कई सारे सवाल हैं, वो ठीक है आप सवाल उठाएं कि भाई हमको बेरोजगारी पे बात करना है, उसके ऊपर बात करना है। ये नया आदमी, जब केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं था, अचानक से उभरा था, वो ये बात कह सकता है यूपी में जाकर के, क्योंकि अब तक उसकी सरकार नहीं रही। लेकिन जिसकी सरकार रह चुकी है उसको तो अपना भी लेखा जोखा देना होगा कि भाई आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपके क्या आंकड़े हैं, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, आपने कितने हॉस्पिटल खोले, आपने कितने स्कूल खोले, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आपके समय महंगाई कितनी थी, रोजगार दिया भी तो उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ, एक ही जाति के लोगों को क्यों हर जगह वहां पे अपॉइंटमेंट मिल रहा था। तो कई सारे सवालों को जवाब भी देना होगा। ऐसा नहीं कि विपक्ष में आप हैं तो आप जवाब देने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने सरकार चलाई है तो उसका भी हिसाब किताब जनता लेगी। जी बिल्कुल, आज यूपी के दंगल में एक महत्वपूर्ण गठबंधन भी हुआ है, उस पर भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि इस गठबंधन को लेकर हमने अपने शो में कई बार चर्चा भी किया है, सपा और आरएलडी के बीच में गठबंधन आज मेरठ से औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। देखिए बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसका जवाब योगी जी ने पहले दे दिया है। भाई कब नहीं हुआ है, कब ये साथ मिलकर नहीं लड़े हैं। और वोट का जो अंतर है वो बड़ा विशाल है, उसको उसकी भरपाई करना वो बड़ा मुश्किल है। और जो वेस्टर्न यूपी में जहाँ पे जिसके बदौलत आरएलडी को बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको राफ साफ कर दिया। हालांकि मैं इस चीज़ का
समर्थक नहीं हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने सारे कानून वापस ले लिए और सारी बातें जो है उसकी मान गए, केसेस भी वापस ले लेंगे, तो पराली जलाने के लिए भी आप अलाउ कर देंगे, बिजली के ऊपर भी आप रियायत देंगे, एमएसपी के ऊपर भी रियायत देंगे, कानून भी आपने वापस कर लिए। ये प्रधानमंत्री का फैसला ऑन लार्ज स्केल गरीब किसानों के लिए ये घातक फैसला उन्होंने लिया। वो कानून गरीब किसानों के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके विकास के लिए ये कानून ज़रूरी थे। लेकिन खैर, राजनीति तो सब करते हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे समाजवादी पार्टी वाले हों। सबको वोट चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। देश की चिंता वो तो बाद में होती है, लेकिन पहले कि भाई सरकार रहेगी तब तो हम कुछ कर पाएंगे। तो उसका इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कायदे से कर दिया। जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांग ली कि हम कुछ लोगों को समझाने में ये है, हम माफ़ी की मांगते हैं, माफ़ी के साथ जो हम वापस लेते हैं, वो सारा डैमेज कंट्रोल हो गया। अब अभी टिकैत ये आरएलडी के लीडर हैं, अब वो एक आरएलडी का एक और जिस शख्स को भेजा गया, वो जो एमएसपी कानून में जो 5 लोगों की किसानों की कमेटी गई है, उसका वो आरएलडी का ऑफिस बेरर है। मतलब नेतागिरी हो रही है सब जगह। तो लोगों को तो मालूम चल रहा है भाई ये आरएलडी को वैसे भी इस इलाके में वोट नहीं मिलता था। आप किसान कानून के नाम पे, जाट बिरादरी के नाम पे, कास्ट के नाम पे आप लोगों को कुछ मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से इसको कहते हैं लिवरेज दिया किसानों को, एक तो माफ़ी मांग करके आपने कानून वापस कर लिए और ऑलमोस्ट सारे मांगों को जो है आपने मान करके आपने जो बीजेपी के खिलाफ जो जाटों की नाराज़गी थी उसको ख़त्म किया है। और ये इनको पच नहीं रहा, ये इनको पच नहीं रहा। वैसे इन लोगों ने घोषणा की है कि भाई कल तक जो है वो हटा लेंगे, 2 बजे जो है मीटिंग होनी है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये इलेक्शन तक ये लोग नहीं हटने वाले हैं, इनको हटाना ही पड़ेगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती है शरीर में जिसको आप टेबलेट खा करके ठीक कर सकते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें इंजेक्शन देना होता है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें ऑपरेशन करना होता है। ये ऑपरेशन वाला बीमारी है, ये ऐसे नहीं जाएगा। तो खैर, सब लोग राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति देखिए क्या होता है। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जो डैमेज तथा कथित जो डैमेज जो किसान आंदोलन को लेकर के हो रहा था, उसको डैमेज कंट्रोल करने में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सारा हिसाब किताब लगा दिया है और काफ़ी हद तक ये डैमेज कंट्रोल हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो 7 दिसंबर का दिन यूपी की राजनीति के लिहाज से काफी अहम रहा। एक और जहां पीएम मोदी ने गोरखपुर में रैली की, वहीं लगभग उसी वक्त अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने मेरठ में संयुक्त रैली कर बीजेपी पर हमला बोला। इस रैली में एसपी आरएलडी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी किया गया। पर देखना होगा इस गठबंधन का असर यूपी चुनाव पर क्या पड़ेगा। यूपी के दंगल में आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।